अपना नाम, अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ज़रूर भेजें। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, और साथ ही हमारे साथ वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। लेकिन चलिए इस वक्त की एक खबर आपको अपडेट दे दें कि ज्वेलरी इंपोर्ट पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ज्वेलरी पार्ट्स जो कनेक्टर्स होते हैं ज्वेलरी के लिए, हुक होते हैं, जो कई सारे हिस्से होते हैं ज्वेलरी में लगे हुए हैं, चाहे वो डायमंड और मोती जड़ाऊ जो ज्वेलरी होते हैं, इसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। तो जड़ाऊ ज्वेलरी के इंपोर्ट पर रोक लगाई दी गई। तो इस वक्त की अहम खबर, अहम अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीधे डायरेक्टली अब चांदी को लेकर, क्योंकि चांदी में आज काफ़ी गिरावट दिख रही है। अब सवाल ये है कि ये चांदी की गिरावट कहाँ तक जाएगी। सबसे पहले वीरेंद्र सर आप बताइए, क्या लग रहा है चांदी में और गिरावट आ सकती है क्या? जिनको खरीदना हो आगे के लिए, लंबी अवधि के लिए, उनको इंतजार करना चाहिए या इस लेवल पे ही खरीद लेना चाहिए? इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने जो शुक्रवार को ऐलान किया था कि वो अब गोल्ड रिजर्व ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद इंट्राडे गोल्ड $100 गिरा था, चांदी भी ऑलमोस्ट 5% गिरी थी। साथ ही साथ कॉपर भी काफी तेजी से गिरा है। तो अब तक जो मेटल का सपोर्ट मिल रहा था सिल्वर को, वो शायद नहीं मिलेगा। गोल्ड का भी सपोर्ट फिलहाल तो छूट गया है। तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि मे बी हम 83,000 या 84,000 तक इसको देखे। लंबा रनअप था, तो इट इज नेचुरल के करेक्शन भी थोड़ा इसी तरह का होगा। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है? यहां से और गिरावट लगती है क्या आपको चांदी में? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सेंटीमेंट जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन हम अगर देखें तो हमने एक अच्छा हेल्दी करेक्शन जो है कीमतों में देखा है। पिछले सप्ताह भी बड़ी गिरावट रही थी, और ये सप्ताह के जो दो सेशन है, कल और आज का, वहां भी हमने कल हालांकि थोड़ी पुलबैक देखने को मिला था, लेकिन आज फिर एक बार गिरावट देखने को मिल रही है। कल यहाँ पे यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम्स भी आएंगे, तो उसके पहले कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि एक इतने करेक्शन के बाद एक थोड़ा ओवरसोल्ड जोन जो यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, और $28.5 जो इंटरनेशनल मार्केट में एक सपोर्ट जो नजर आता है टेक्निकली, और भारतीय बाजारों में भी 86,500 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर थोड़ा और यहाँ पे गिरावट आती है कहीं भी 87,700 के आसपास, तो फिर वहां पे एक बार बाइंग की जा सकती है 86,200 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 90,400 तक का पुलबैक फिर एक बार देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका, आपके लिए चांदी पर व्यू मनोज जी की तरफ से। चलिए कुछ दर्शक है उनके सवाल ले लेते हैं, फिर आगे और कमोडिटी पे हम चर्चा करते रहेंगे। योगेश सोनी हैं मध्य प्रदेश से, सोने चांदी में भविष्य में मंदी रहेगी या तेजी, क्या सलाह देंगे वीरेंद्र सर इनको? सोने चांदी में आगे आपको मंदी या तेजी दिख रही है? दोनों काउंटर पर बता दीजिए इनको। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन, डेटा ड्रिवन चीज होती है। कल सपोज वॉर हो जाए तो पूरा माहौल बिखर जाए, फेड का रेट कट आ जाए तो भी माहौल बिखर जाए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम आज के वो दौरान, वो युग में है कि जहाँ कमोडिटी की तेजी मंदी नहीं होती, माहौल की तेजी मंदी होती। क्या सलाह देंगे इनको, योगेश जी को? आपके ही प्रदेश से हैं मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे इनको? गोल्ड सिल्वर में क्या लग रहा है आगे, तेजी या मंदी? जहां तक अगर हम लंबी अवधि के ट्रेंड की बात करें विश्वमोहन जी, तो सोने और चांदी का जो लंबी अवधि का ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। और हम देखते आए हैं कि जो प्रीवियस भी अगर 3-4 सालों की अगर हम एनालिसिस करें, तो ईयर ऑन ईयर दोनों ही प्रीशियस मेटल्स ने पॉजिटिव ही रिटर्न्स दिए हैं। बीरेन भाई का कहना बिल्कुल उचित है कि अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में यहाँ पे डेटा की और न्यूज की काफी अहमियत जो है बढ़ती हुई नजर आई है। चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, या ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग की खबरें हो, या ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी की खबरें हो। तो यहाँ पे कल इम्पोर्टेंट फेड की मीटिंग के जो आउटकम्स है वो आने हैं, तो उसके चलते थोड़ी उठापटक जरूर देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है वो सोने और चांदी में बनी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अगर कल फेड की मीटिंग के बाद और कोई यहाँ पे करेक्शंस आते हैं, तो जो लंबी अवधि के निवेशक है वो वहां पे ग्रेजुअली जो है पोजीशन को ऐड कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन चलिए एक और खबर है शुगर को लेकर। शुगर सेक्टर अब काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 100 दिनों का एजेंडा
नए कृषि मंत्री का तैयार हो गया है, ऐसे में पूरा शुगर सेक्टर एक्टिव रहने वाला। दूसरी तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से कि 2025 तक 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो उनका टारगेट है उसे पूरा कर लेंगे। पहले ये टारगेट 20% का ही था। चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी हैं, चेयरमैन हैं एस्ट्रा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले सर, भाव को लेकर बताइए क्या हो रहा है। सर, इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति लग रही है कि डेफिसिट में जा रहा है मार्केट। जो रिपोर्ट आई है अभी, रिसेंट रिपोर्ट जो आईएसओ की है, उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या घरेलू बाजार पर इसका कोई असर होगा या यहाँ रेगुलेटेड मार्केट है, यहाँ पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा? देखिए, हिंदुस्तान में कोई असर जाने होने वाली नहीं। हमारे पास कंफर्टेबल 74 लाख टन की क्लोजिंग स्टॉक रहने वाली है, जिससे जरूरी रहती है 60 लाख टन की, तो 14-15 लाख टन ज्यादा ही रहेगी। एक दूसरी बात जो है, प्री मॉनसून शावर्स अच्छे हो गए और मॉनसून भी काफी अच्छा रहेगा, ये बात जो आ रही है इसकी वजह से ये भी है कि अगले साल कोई ऐसा हिंदुस्तान को कभी कोई इंपोर्ट की तो सवाल ही नहीं आती है। जितना भी इथेनॉल में यूज कर सकते कर लीजिए, उसके बाद जो बैलेंस रहेगा सीजन पूरी होने के बाद कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी गुंजाइश रहेगी। हमारे को यहाँ पे इंडिया में जो है वो रिलीज मैकेनिज्म के हिसाब से प्राइस को मॉनिटर करते हैं। तो उस हिसाब से और एमएसपी के हिसाब से ये दाम जो है यहीं पे कहीं 1-2 रुपया प्लस माइनस रहेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। माइनस तो दिखता ही नहीं है, कोई 1-2 रुपया प्लस रहे तो रहे, पर बाकी ऐसे कोई जो आईएसओ की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबल में 2 व्यू बन गए हैं कि उनका कहना है डेफिसिट का रहेगा, पर जो भी मार्केट अ, 12 से 14% लीफे और नाइबोट में गिरी है, वो ग्लोबल सरप्लस के प्रिडिक्ट के ऊपर की गई। अब ये है कि ला नीना का असर ब्राज़ीलियन क्रॉप पे होता है या नहीं होता है, वो अगस्त-सितंबर में मालूम पड़ेगा। इसके पर से आगे का अनुमान होगा। आज की तारीख में फंड्स जो है वो कंटीन्यूअसली शॉर्ट पोज़ीशन बना रहे हैं। तो उन लोगों का भी जो मूड है वो डाउनवर्ड का था, पर अब जो यहाँ पे मार्केट आके खड़ी है, वहाँ से कोई एक 3 से 5% ही नीचे जाने की जगह है। इसके ऊपर वापस यहाँ से रिबाउंड हो सकती है। नीचे जाने की उम्मीद कम है इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में यही स्टेडी रहेगी मार्केट, इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। है कि यहाँ से 3 से 5% ज़्यादा से ज़्यादा और गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में आ सकती है और घरेलू बाजार में आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है और सीमित दायरे में ही कुछ समय तक यहाँ पर अब दिख रहा है। लेकिन आपने सर एक्सपोर्ट की बात की, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से इनका डाइवर्जन का टारगेट है, इथेनॉल पर फोकस बढ़ रहा है, ऐसे में क्या रूम बचेगा आपके पास कि एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ माल बच पाए? देखिए, शुगर इंडस्ट्री में अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बाद सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो रहता है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है। तो जो जभी भी सीज़न चालू है, सीज़न 5-6 महीने की रहती है या अक्टूबर से मार्च पकड़ लो या नवंबर से अप्रैल पकड़ लो। वो 5-6 महीने जितना इथेनॉल बने उतना बना लो, बाद में तो फैक्ट्रियाँ बंद होने के बाद इथेनॉल बन नहीं सकती है। और फिर उस समय अगर चीनी हमारे पास ज़्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो इन्वेंटरी कॉस्ट है वो एक एक बनी रहे, उसकी खर्चे जो है वो बैलेंस शीट पे नहीं आए। आज की तारीख में भी देखिए, अगर गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है कि करीबन 10 लाख टन निर्यात के लिए दे सकती है, या जैसे आपने कहा कि अभी अभी तो ये न्यूज़ है कि 15% तो हो चुका है, ये 23-24 में जो होना था। तो अभी जो 25% का जो है, 20 का 25% किया है, तो डेफिनिटली करना चाहिए, पर ये कॉस्ट पे तो नहीं होना चाहिए कि अभी जब इथेनॉल का प्रोडक्शन का सीज़न ही नहीं है और चीनी ज़्यादा है, तो वो चीनी को तो कम से कम आप एक्सपोर्ट कर दो, ताकि एक ये हो जावे कि जो ब्याज बट्टा जो है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, गोडाउन कॉस्ट है, ये सब नहीं लगे। तो इंडस्ट्री ठीक से चल सकती है। अब अगले जो नया जो सीजन आने वाला है, अब जो आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है? कुछ अर्ली रिपोर्ट आ रही है नई सोइंग को लेकर? किस तरह की संभावनाएं आप लोग लेके चल रहे हैं? कुछ एस्टिमेट आप लोगों ने निकाले होंगे या आपके इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो बॉडी है उन लोगों ने निकाले होंगे? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं निकाले हैं, और ये जैसे अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस, उसमें ओपिनियन पोल एक था, एग्जिट पोल एक था और तीसरा कुछ तो था। तो 40 साल के जो मेरे शुगर के एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने देखा है कि जनवरी से पहले जो भी अनुमान लगाते हैं, वो 15 से 20% एरर पे जाता है।
10 से 20% तो कॉमन हो गया है। तो बेहतर है कि इसके ऊपर कोई भी अनुमान जो है इतने जल्दी नहीं लगाना चाहिए। बाकी लगाने तो सब लोग लगाते हैं, पर सबको एक्सपीरियंस भी हो गया है कि जिसकी वजह से क्या दिक्कतें आती है। स्पेकुलेशन बढ़ता है, सही बात है सर। सर अब एक सवाल मेरा ये भी होगा कि ये जो सितंबर एंडिंग तक वाला जो सीजन है, इसमें कितना उत्पादन का अनुमान आप लोगों का है? फाइनल नंबर कुछ आ गए हैं? 320 का है, 320 32 लाख टन मिलियन का। मेट्रिक टन का, हाँ, ओके प्रोडक्शन का। ओके। सर अब ओवरऑल आप लोगों की डिमांड क्या है? नई सरकार है, नए कृषि मंत्री हैं, उन लोगों ने एजेंडा भी तैयार कर दिया है। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भरता, बहुत सारे ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे कम करनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो अनरेगुलेटेड जो एग्री कमोडिटीज़ है उनके एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना है। क्या कहेंगे, आप लोगों की डिमांड क्या है नए कृषि मंत्री से? देखिए, इंडस्ट्री की एक परिस्थिति बहुत खराब होती है, वो 5 या 6 महीने के लिए जब भी सीज़न रहती है। तभी काफ़ी ऐसी शुगर फैक्ट्री की यूनिट्स है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होने की वजह से रिलीज़ मैकेनिज़्म से एक्स्ट्रा बेचती है, और एक्स्ट्रा यहाँ तक बेच देते हैं कि जो एमएसपी रहती है, वहाँ उसके ₹1 ऊपर तक चली जाए। जैसे अभी एमएसपी ₹31 है, तो ₹36 से 32 तक ₹4 की, यानी 10-12% वो लोग नीचे बेच देते हैं चीनी, और पूरे उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान का ब्रैकेट खराब हो जाता है। तो पहली तो ये रहेगी कि एमएसपी का जो बढ़ाने का जो पेंडिंग है उसको किया जाए, और दूसरा ये रहेगा कि इथेनॉल का जितना भी प्रोडक्शन ज़्यादा सीज़न के टाइम पे हो सके उतना किया जाए। शुक्रिया विटलानी जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि आप लोगों की डिमांड क्या है और इंडस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट क्या है। सेक्टर के बारे में भी आपने बताया और प्राइस आउटलुक इंटरनेशनल मार्केट को लेकर और घरेलू बाजार को लेकर भी आपने समझा दिया। चलिए वापस से लौटते हैं अब नॉन एग्री मार्केट की ओर, जहां पर कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल लगातार आ रहे हैं। एक एक करके हम लेते हैं। नवनीत है हमारे साथ अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। मेटल्स पर भेजा है इन्होंने, कॉपर, एल्यूमिनियम और चांदी में क्या करना चाहिए? बीरेंद्र सर बताइए क्या करना चाहिए। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर 1 महीने से ज़्यादा के निचले स्तरों पर आ चुका है। एल्युमिनियम पर में भी आज काफ़ी गिरावट दिख रही है। चांदी भी कमज़ोर है। क्या करना चाहिए इन तीनों कमोडिटीज़ में अब? तीनों ही कमोडिटी कमजोर है, बट यहाँ एक थोड़ा स्प्रेड दिख रहा है। मीन्स एल्यूमिनियम काफी ओवर सप्लाइड है, जिंक रिलेटिवली अंडर सप्लाइड है। तो जिंक लॉन्ग करके एल्यूमिनियम शॉर्ट किया जा सकता है। करंट जो स्प्रेड है करीबन 17-18 रुपये का, वो एक्सपांड होके 27-28 रुपये हो सकता है जिंक की फेवर में। तो लॉन्ग जिंक शॉर्ट एल्यूमिनियम, ये ट्रेड मुझे लग रहा है। क्या सलाह दे रहे हैं कॉपर, एल्युमिनियम और चांदी में नवनीत जी को? मनोज जी आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि मनोज जी से भी ये सवाल पूछ लीजिए। सिल्वर में मैं बता चुका हूँ विश्वमोहन जी के काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से एक पुलबैक संभावित है, और 90,400 तक हमारा मानना है कि वो पुलबैक देखने को मिल सकता है आज या कल, जो यूएस फेड के डेटा आएंगे उसके पहले, तो उसमें नजर रखना चाहिए। जहां तक बेस मेटल्स का सवाल है, अभी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। कॉपर में $9,500 एलएमई पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, और भारतीय बाजारों में 840 के स्तर पर वहां सपोर्ट रहेगा। अभी वर्तमान लेवल से और थोड़ी गिरावट जो है यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पे फेड की मीटिंग के आउटकम का वेट करना चाहिए बेस मेटल्स में कोई भी जो है फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। हाँ, अगर किसी को पोजीशन बनानी है और यहाँ पे लेड में अगर थोड़ा पुलबैक आता है 190 के आसपास, तो वहां पे बिकवाली कर सकते हैं 192 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 186 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ दिशांत चौधरी हैं जयपुर से। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदें या बेचें, इनको क्या सलाह देंगे दिशांत जी को? बीरेन जी। गैस में काफी अच्छा रनअप है और भी शायद आ सकता है। ब्लैक सी में थोड़ा डिसरप्शन है, और अमेरिका में हरिकेन सीजन वेदर का सपोर्ट है। गैस शायद ऊपर में 280 तक जा सकता है। मैं बाय ऑन डिप्स प्रेफर करूंगा क्रूड में अराउंड 6,400 के आसपास। यहाँ 6,550 का लक्ष्य रख सकते हैं। 2-3 दिन का व्यू है ये, और 6,300 स्टोर्स रहेगा। क्रूड पर और नेचुरल गैस पर ये व्यू आ रहा है। 280 तक जाने की संभावना नेचुरल गैस बीरेन जी को लग रही है। अगले दर्शक भी नेचुरल गैस पर ही हैं। राहुल है मध्य प्रदेश से। क्या नेचुरल गैस 300 रुपए तक जा सकता है? क्या सलाह है मनोज जी, क्या सलाह देंगे? यहाँ पे 276 से 280 के जोन में एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे जैसा कि वीरेन भाई ने बताया कि जो हैरिकेन सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सप्लाई में अगर कोई डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो हो सकता है कि 300 तक के लक्ष्य भी जो है यहाँ देखने को मिले, और काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद हम यहाँ पे कीमतों को 250 के ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं।
तो अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेचुरल गैस का पॉजिटिव ही नजर आता है। बिल्कुल यहाँ पे 270 280 ये शॉर्ट टर्म में एक बार जो है देखने को मिल सकता है। चलिए, आप लोगों के पास वापस आएंगे और भी दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नीरव देसाई जुड़ गए हैं, मैनेजिंग पार्टनर है जीजीएन ग्रुप के। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला। सर, 15% तक दाम महीने भर में खाने के तेल के बढ़ चुके हैं। सरसों में भी रफ्तार अब दिख रही है काफ़ी नरमी के बाद। बाकी जिस तरह के सप्लाई की इशूज है, चाहे वो अर्जेंटीना से सप्लाई को लेकर इशूज हो, वहाँ लेबर इशूज चल रहे हैं। ब्राज़ील में जिस तरह से बाढ़ से नुकसान हुआ तो सोया तेल का, और फिर गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होने से सनफ्लावर को भी नुकसान हुआ है, और रूस और यूक्रेन से भी सप्लाई कम हुई है। क्या लग रहा है आगे यहाँ से खाने के तेल के दाम और भी बढ़ सकते हैं? कितनी तेजी की संभावना आपको और यहाँ से लग रही है? बेसिकली ये पूरा मार्केट में एक सपोर्टिव ट्रेंड की शुरुआत सनफ्लावर से हुई। हमने देखा कि यूक्रेन ऑलरेडी अप्रैल मंथ से थोड़ा स्लो हो गया था। रशिया के पास ठीक ठाक सप्लाई थी। रशिया ने भी अग्रेसिव मार्केटिंग मार्च अप्रैल मंथ में करी। उसके बाद में मुझे लगता है कि अब रशिया के पास भी स्टॉक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे जो $930 $40 $50 वाला सनऑइल है वो $1020 $30 के आसपास था। बट अभी लास्ट कुछ दिनों से ज्यादा गर्मी होने से कंप्लीट ब्लैक सी रीजन में अपकमिंग जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ में थोड़ा सा हिंड्रेंस है, इसलिए भी मार्केट में हल्की फुल्की चिंता है। ओवरऑल ये मार्केट फर्दर बढ़ के 1060 से $80 के बीच में हो गया है। जहां बात करेंगे हम सोयाबीन ऑयल की, रिकॉर्ड क्रॉप अर्जेंटीना का 22 मिलियन की जगह 50 मिलियन के आसपास हो गया है। बट जैसे कि होता है मार्केट ने एक ऑलरेडी उसका फैक्टरिंग करके फरवरी मार्च से ही एग्रेसिव मार्केटिंग चालू कर दिया था साउथ अमेरिका ने। उसके बाद से मार्केट कहीं ना कहीं ये पहले राउंड में $868 $80 MJ ऑयल ट्रेड हुआ था, उसके बाद $900 का लो बना था। अब ये कोई भी प्रोडक्ट नियर बाय में जून जुलाई शिपमेंट में 1030 से $1050 के आसपास है, और अगस्त सितंबर शिपमेंट में $990 $995 के आसपास है। ये कोई बहुत ज्यादा घटत नहीं दे रहा है, जैसे कि आपने कहा बस बराबर है। ब्राजील में रियो ग्रांडे डू सुल का जो एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ और फ्लडिंग हुआ, उससे एटलीस्ट 10 से 15 लाख टन सोयाबीन क्रॉप में नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में भी या सोया ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी एक सपोर्टिव ट्रेंड हो गया। ये जरूर है कि पाम में अभी फिर भी सप्लाई है। जून जुलाई मंथ में ऐसा लगता है कि पाम सप्लाई है, और उस कारण से एक स्प्रेड भी हम देखेंगे। पाम हमें बीच बीच में वापस $930 $935 के आसपास में मिलता है, और फिर जंप होके $950 $960 के आसपास चले जाता है। बट कुछ समय तक पाम एक दब के और एक हम्बल होके मार्केटिंग करता रहेगा। बट ओवरऑल दूसरे दो तेल महंगे होने के कारण पाम में कोई बहुत ज्यादा बड़ी मंदी नहीं है, दूसरे तेलों में भी मंदी नहीं है। जहां इंडिया की हम बात करेंगे, हमारे डोमेस्टिक ऑयल सीड्स से निकलने वाले ऑयल के कोई पड़ते हमको कमजोर नहीं है। सरसों कच्ची घानी 1170-80 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि पामोलिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 890 895 है। सोया रिफाइंड अबाउट 935 940 रुपीज है। सनफ्लावर रिफाइंड 950 960 रुपीज है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक ऑयल्स के सामने ये तेल काफी सस्ते हैं इम्पोर्टेड, इसलिए डोमेस्टिक ऑयल भी कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं ला सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी डोमेस्टिक ऑयल का वपराश या यूजेज कम होगा, इंपोर्टेड का ज्यादा होगा, और इंपोर्ट बना रहेगा। सो ओवरऑल मंदी की कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। तेजी मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बट एक स्लो एंड स्टेडी सपोर्टिव ट्रेंड रहेगा ओवरऑल मार्केट्स में। और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि इंपोर्टेड ही सप्लाई को एक बना के रखेगा। डोमेस्टिक ऑयल सीड्स या ऑयल से बहुत बड़ा सप्लाई हमको आता नहीं दिख रहा अभी। आपको लग रहा है यहाँ से मंदी तो नहीं दिखती है, तेजी भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन एक सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर बाजार को रहेंगे जो धीरे धीरे थोड़े ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो कंज्यूमर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीरव जी, छोटा जवाब दीजिएगा। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर, आपने बता दिया पूरे डिटेल्स में, आपने समझा दिया हमारे पहले सवाल के साथ ही कि क्या लग रहा है पूरे खाने के तेल का मार्केट और किस तरह की स्थिति फंडामेंटली वहां पर बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जीरे की बात कर लेते हैं जहां पर लगातार दबाव दिख रहा है। जीरा जुलाई वायदा 27,000 के नीचे लुढ़क गया है, आज भी करीब 2% की गिरावट दिखी है। बीरेन जी, आपकी सलाह क्या है? जीरे में क्या लग रहा है, और गिरावट आपको दिख रही है या अब ज्यादा गिरावट बाकी नहीं है? नीचे में थोड़ा अटकना चाहिए, मीन्स 26,400 600 सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। नीचे भाव पे फार्मर्स की सेलिंग रुक जाती है
और पाइपलाइन खाली या टाइट होने से थोड़ी बार्गेन बाइंग भी आती है। तो ओवरऑल रेंज में 26,000 28,000 के बीच की देखता हूँ। ओके, आपका व्यू मसालों पर क्या है मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे 26,000 के आसपास जीरे में अगर जुलाई वायदा की बात करूं तो एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, और जो रेंज है वो 26-28-500 की अभी बनी हुई है, तो 26,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो नजर आता है। वहीं अगर टर्मरिक की बात करें तो जो अगस्त का वायदा है वहां पे 17,100 से 18,400 ये रेंज बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि इसी रेंज में जो है ये काउंटर काफी समय से बना हुआ है। वहीं धनिया में एक बहुत ही साइडवेज जो है मूव देखने को मिल रहा है, तो धनिया में अभी कोई यहाँ पे ट्रिगर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बाकी दोनों मसाले दायरे में नजर आते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अजीत पुनेकर हैं, चने में आगे क्या होने वाला है? बीरेन जी बताइए, चने में आपको क्या लग रहा है? एक बड़ी तेजी के बाद क्या कुछ मंदी की संभावना है या ये तेजी जारी रहेगी? में थोड़ा करेक्शन आया है, पुल बैक ऊपर में 73 तक का बिका था, अभी 68 69 है। गवर्नमेंट यानी सरकारी नीतियों पर काफी निर्भर रहता है, पॉलिटिकल सेंसिटिव कमोडिटी है, बट शॉर्टेज की स्थिति है, ये देखते हुए इसमें ओवरऑल रुझान शायद हल्का सा पॉजिटिव रहेगा। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में आगे क्या लग रहा है? बीरेन सर क्या सलाह देंगे क्रिश को? इसमें 855 858 पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 861 का होना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 840 842 का होना चाहिए। 3 से 4 दिन की समय अवधि है। तो ये सलाह आपके लिए कॉपर पर है। अगले दर्शक है प्रमोद हैं पुणे से, चांदी 87,700 रुपए तक कब तक आएगी? मनोज जी आपसे ही पूछ रहे हैं, हालांकि चांदी पर आपने सलाह पहले ही दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए, 87,700 रुपए का लेवल आपको दिखता है क्या चांदी में? यहाँ पे कल फेड की मीटिंग के पहले वॉलेटिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे अगर कोई भी जो कल यूएस का इन्फ्लेशन के डेटा भी आएंगे शाम में, उस समय वॉलेटिलिटी रहेगी, तो एक बार वो इस तरह देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट की पोजीशन है तो उस स्तर पर एक बार एग्जिट होने की सलाह रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काउंटर ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ पे एक पुल बैक जो है संभावित है, तो कोई भी शॉर्ट की पोजीशन कल फेड मीटिंग आउटकम के पहले एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो फेड की कमेंट्री, फेड के आउटकम से पहले यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह, ये सलाह ट्रेडर्स के लिए है चांदी पर। शुक्रिया मनोज जी आपका, बीरेन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कमोडिटी मार्केट का पूरा आउटलुक भी समझा दिया। चलिए, तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।